बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर मोहम्मद अनवर, रजिस्टर्ड सर्विस डायरेक्टर ऑफ एएमसीए। आज हम डिस्कस करेंगे बायोस्टैटिस्टिक्स में वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इट्स अबाउट द सेंटर लिमिट थ्योरम सीएलटी। सबसे पहले सीएलटी की जो कॉन्सेप्ट है उसको समझना होगा कि सेंटर लिमिट थ्योरम है क्या, हम उसको बायोस्टैटिस्टिक्स में क्यों पढ़ते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कहाँ पे हम उसकी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देख हमने इससे पहले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात की और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी। अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे सो देन वी विल से दिस इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा, जिसमें बेल शेप था। सिमेट्रिकल की बात हमने की थी, हमने कहा था कि मीन मोड मीडियन will take the same place। हमने ये कहा था कि it will be asymptotic means doesn't touch the horizontal line। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने उसमें डिस्कस की थी। लेकिन अगर आपके पास एक डेटा, अगर कोई डेटा आपके पास इस तरह है कि वो नॉर्मली मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको फॉलो नहीं कर रही, ठीक है, उस कैरेक्टरिस्टिक्स को पूरा नहीं कर रही, तो हम तो उसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा नहीं कह सकते ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक डेटा है x 1 3 5 7 और 9, ये आपके पास एक डेटा है, ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है सबकी। अगर हम उसको प्लॉट करें मतलब जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन हम बना दिया ना, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं कि 1 3 5 7 9, ठीक है, और यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी लिखते हैं कि 1 2 3 4 और 5, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन है और ये फ्रीक्वेंसी है। अब 1 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 है। 2 की फ्रीक्वेंसी 3 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 5 की क्या है, 7 9। तो ये किस तरह की लाइन बना देते हैं, स्ट्रेट लाइन। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो हमने बात की थी उसमें हमने क्या कहा था, ग्रेजुअल में बेल शेप। तो मतलब जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात हमने की थी कि अगर बेल शेप नहीं बना रहे तो इट्स मीन कि इट विल नॉट बी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा। लेकिन सेंटर लिमिट थ्योरम ये आपको कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक पॉपुलेशन है, ये अगर आपके पास एक क्या है पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन इट डजंट मैटर कि आइदर इट्स नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और नॉट। फॉर एग्जांपल ये पॉपुलेशन है ना, ये पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है नहीं है ना, लेकिन इससे हम जितनी भी सैंपल लेंगे, जितनी भी हम इससे सैंपल लेंगे, चाहे 1 सैंपल हो, फॉर एग्जांपल ये एक सैंपल, ये दूसरा तीसरा, ये आप जितनी भी आप उससे सैंपल लेंगे, ठीक है, लेकिन इट शुड बी इक्वल और मोर देन 30 होनी चाहिए। कितने, it should be more than or equal to 30। अगर आप उसके सैंपल लेंगे तो then it will be tend to follow the normal curve। वो कोशिश करेंगे कि वो अब नॉर्मल कर्व को क्या करें, फॉलो करें। तो मतलब ये है कि पॉपुलेशन अगर आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड भी नहीं है, लेकिन आप इससे जितने भी आप उससे सैंपल लेंगे और आप उसको भी प्लॉट करोगे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन पे, तो वो कोशिश करेंगे कि वो बेल शेप को फॉलो करें। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं सेंटर लिमिट थ्योरम। सेंटर लिमिट थ्योरम में आप जो सैंपल लेते हैं इट विल बी इक्वल और मोर देन 30। आप जितना इंक्रीज करोगे ना, इतना वो सही तरीके से बेल शेप को फॉलो करेंगे। सही है, अगर 10 है वो भी कोशिश करेंगे कि बेल शेप को फॉलो करें, अगर 20 है तो उससे ज्यादा अच्छी तरीके से बेल शेप को फॉलो करेंगे, अगर 30 से ज्यादा है मतलब जितना आप सैंपल इंक्रीज करोगे जितने आपके पास वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ आएंगे। सही है, अब इसकी कुछ 3 कंडीशन है, आप इसको कह सकते हैं 3 उसकी मेन प्रिंसिपल है, और आपने इन तीनों जो मेन प्रिंसिपल है उसको आपने प्रूव करना है एविडेंस के साथ। सही है, तो कौन सी 3 प्रिंसिपल है जो आपने फॉलो करने हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गई कि सेंटर लिमिट थ्योरम का मतलब ये है कि आपके पास एक पॉपुलेशन है, वो पॉपुलेशन जो प्रिंसिपल है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उस पे पूरा नहीं होता, मतलब वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते या नहीं करते डजंट मैटर, लेकिन आप उससे जितने भी सैंपल लोगे, जितने भी सैंपल लोगे, इस सैंपल की अगर आप ग्रेन भी उसको करोगे, मालूम करोगे, या उसके आप जो सैंपल है उस पर अगर आप प्लॉट करोगे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो वो कोशिश करेंगे कि वो बेल शेप बना ले, मतलब वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ आने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपके पास अगर सैंपल जितने ज्यादा होंगे इतना ज्यादा अच्छी तरीके से बेल शेप को वो बनाएंगे। क्लियर, तो इसकी 3 मेन प्रिंसिपल है। कौन सी प्रिंसिपल है, 3। ये प्रिंसिपल आपने याद भी करनी है
और इसको आपने फिर प्रूव भी करने हैं। अगर ये तीनों प्रिंसिपल जो है वो प्रूव हो रही है, सो देन यू विल से कि दिस इज द सेंटर लेमन थ्योरम। पहला प्रिंसिपल क्या है? फर्स्ट कंडीशन, या आप उसको कंडीशन भी कह सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है? 3 पॉइंट्स आप उसको कर सकते हो कि although the population is not normally distributed, although the population is not normally distributed, but the sample mean were tend, कोशिश करना to follow the normal curve. But it's not necessary to be perfect. It's not necessary perfect. ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि although the population is not normally distributed, इस तरह हमने population की बात की, normally distributed नहीं है, but the sample mean will try to tend to follow the normal curve. वो कोशिश करेंगे कि नॉर्मल कर्व को फॉलो करें, बट इट्स नॉट नेसेसरी इट विल बी परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब नहीं है, ये नहीं है, लाजमी नहीं है कि मतलब ये बिल्कुल जो परफेक्ट है उसको फॉलो करें। वो इस तरह को भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, वो इस तरह भी फॉलो कर सकते हैं, सही है, लेकिन मतलब कोशिश करेंगे। टेंट का मतलब क्या है कि इट विल ट्राई, वो कोशिश करेंगे कि मैं नॉर्मल कर्व को मतलब बना लो, अचीव कर लो। अब ये लाजमी नहीं है कि बिल्कुल परफेक्ट को अचीव कर सके, सही है, लेकिन हम इसको प्रूव करेंगे। ये जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ ना सेंटर लेवल थ्योरम में, आपने उसको प्रूव करने हैं कि हाँ ये सही है या गलत है। अगर ये 3 जो मेन पॉइंट है, अगर वो जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिस तरह मैंने पहले पॉइंट क्या बताया कि जो आपकी पॉपुलेशन है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, लेकिन अगर हम उससे सैंपल लेंगे, जितनी भी पॉसिबल सैंपल, मैंने आपको कहा कि इट शुड बी इक्वल और मोर देन 30 सैंपल आपको लेनी चाहिए, सही है। तो आप जो सैंपल लेंगे, वो सैंपल को आप जब प्लॉट करोगे लाइन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन में, तो वो कोशिश करेंगे कि वो नॉर्मल कर्व को फॉलो करेंगे। तो इसको हम अभी प्रूव करेंगे। ओके, फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। अच्छा, सेकंड पॉइंट क्या है, इसको आपने प्रूव करना है, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये है कि द ग्रेड मीन ये x डबल इसके ऊपर जब आप लकीरें खींचेंगे ना, उसको ग्रैंड मीन कहते हैं। ग्रैंड मीन का मतलब क्या है? देख, आपके पास पॉपुलेशन है, हमने पॉपुलेशन की बात की कि आपके पास एक पॉपुलेशन है, इसलिए हमने सैंपल 1 ले लिया, ठीक है, x1 x2 x3 x4 x5 x6 इसी तरह xm का मतलब ये है कि जो आप लास्ट अचीव करना चाह रहे हो, ठीक है। आपने ये सारी मीन ले ली, ठीक है, आपने सैंपल 1 ले लिया, उसका मीन मालूम कर लिया, उसको हम कहते हैं मीन मान x बार 1। आपने दूसरे का सैंपल ले लिया, उसका मीन मालूम कर लिया, उसको हम कहते हैं x बार 2। अब इन सब मीन को हम प्लस करेंगे तो उससे हमारे पास आ जाएंगे, फॉर एग्जांपल x मीन 1 प्लस x मीन 2 प्लस x 3 प्लस xm, और इसको टोटल x पे डिवाइड करेंगे, समेशन ऑफ x पे, तो आपके पास ग्रेड मीन आ जाएगी। क्लियर? मैंने फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेमेस्टर की मीन निकाली वेट की, सेकंड सेमेस्टर की निकाली, थर्ड सेमेस्टर के, फोर्थ सेमेस्टर के। आप तीनों मीनों को मैंने प्लस कर दिया, 4 पे मैंने डिवाइड कर दिया, मेरे पास जो मीन आएंगे उसको हम क्या कहेंगे? ग्रेड मीन। क्लियर? ग्रेड मीन का मतलब क्या है? तो जो सेकंड पॉइंट है वो क्या बता रहे हैं आपको
वो कह रहे हैं कि द ग्रैंड मीन ऑफ द सैंपल मीन, द ग्रैंड मीन ऑफ द सैंपल मीन will always be equal to the population mean. क्लियर? ये कह रहे हैं कि द ग्रैंड मीन ऑफ द सैंपल मीन विल ऑलवेज बी इक्वल टू द पॉपुलेशन मीन। मतलब ये है कि अगर हम सैंपल मीन को निकालें, ग्रैंड सैंपल मीन की निकालें और फिर हम पॉपुलेशन की मीन को निकालेंगे तो दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो इस पॉइंट को भी हमें प्रूव करना पड़ेगा। इसको अभी बाद में हम प्रूव करेंगे कि हम जो कह रहे हैं ये हम सही कह रहे हैं या नहीं। अगर ये प्रूफ हो रही है so then x will be a central limit theorem. Clear? थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट है, अच्छा ये दो पॉइंट आपको समझ आ गए। पहला पॉइंट ये था कि although the population is not normally distributed but the sample mean will tend to follow the normal curve. दूसरा पॉइंट क्या था कि the grand mean of the sample mean will always be equal to the population mean. अब तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट ये है कि आपके पास जो the measure of variability है for the sample, the measure of variability of the sample will always be less than the variability of the population. वेरिएबिलिटी का मतलब क्या है? वेरिएशन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। एसडी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम अगर सैंपल के लिए जो हमने सैंपल लिया पॉपुलेशन से, अगर हम इसकी वेरिएंस को मालूम करें या स्टैंडर्ड डिविएशन को मालूम करें तो ये हमेशा जो पॉपुलेशन के सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन है या वेरिएशन है उससे कम होंगे। ठीक है, तीन मेन पॉइंट है सेंट्रल लिमिट थ्योरम को जो आपने प्रूव करना है। पहला ये है कि अगर पॉपुलेशन आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर हम उसके सैंपल लेंगे तो सैंपल ये कोशिश करेंगे कि वो नॉर्मल कर्व को क्या करें, फॉलो करें। दूसरा ये था कि अगर हम सैंपल की जो ग्रैंड सैंपल है उसकी मीन निकालें और पॉपुलेशन की मीन निकालें तो इट विल बी इक्वल। तीसरा ये है कि अगर हम सैंपल की वेरिएंस को मालूम करें और पॉपुलेशन की वेरिएंस को मालूम करें या स्टैंडर्ड डिविएशन को हम मालूम करें तो अभी हम एक एक जो पॉइंट है उसको हम प्रूव करेंगे। सही है, पहला पॉइंट क्या था? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास डेटा है जो ऑलरेडी हम ले चुके हैं। ये हमारे पास डेटा है, ये हमारे पास पॉपुलेशन है। अगर 1, 3, 5, 7 और 9, ठीक है, उसको हम प्लॉट करेंगे जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके ऊपर। जिस तरह हमने कर दिया तो क्या बना रहे हैं, स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। अब हम इससे क्या लेंगे, सैंपल लेंगे, क्योंकि हम फर्स्ट जो पॉइंट है उसको हम क्या कर रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं कि अगर हम इसके सैंपल लेंगे तो सैंपल कोशिश करेंगे कि मतलब वो नॉर्मल कर्व को फॉलो करे या नहीं। ठीक है, तो इससे हम क्या करेंगे, अब हम सैंपल लेंगे। सैंपल किस तरह हम ले सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल सैंपल के लिए आप x y या x आप कह सकते हैं। ठीक है, इसके सैंपल हम इस तरह ले सकते हैं कि ये 1 है,
13, 15, 17, 19। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? 1 3 1 5 1 7 1 9, फिर 3 3 5 3 7 3 9, 5 7 5 9 5 7 और 5 फिर 7 9। ठीक है, अब हम इसकी क्या मालूम करेंगे? ये तो हमने सैंपल ले लिया, ये हमने क्या ले लिया? सैंपल। ठीक है, ये हमारे पास कैपिटल एम अगर है तो ये हमारे पास स्मॉल है, सैंपल हमने ले लिया। अब हम क्या करेंगे? इसके हम मीन मालूम करेंगे। क्या करेंगे? मीन हम इसके मालूम करेंगे। ठीक है, एक एक हम मीन मालूम करेंगे। तो मीन किस तरह मालूम कर सकते हैं? आपके पास जितनी भी ऑब्जर्वेशन है आप उसको प्लस करते हैं और टोटल पे उसको नंबर पे डिवाइड करते हैं। तो ये आपके पास 1+3 है, तो 1 + 3 = 4 / 2। तो आपके पास x क्या है? 2। मीन क्या है आपके पास? 2। इसी तरह ये 6। ठीक है, और इसको अगर आप करोगे 2 पे डिवाइड करोगे तो ये 6 / 2 = 3। ये 1 7 8 8 / 2 = 4। 10 / 5 = 2 = 5। जी 12 डिवाइड बाय 2। 3 5 3 7 3 5 ये सब 1 9 है तो 10 हो गया, 10 / 2 = 5। देख उसको देख लेना। 1 और 3 4 डिवाइड बाय 2 2 हो गया। ठीक है, 4 डिवाइड बाय 2 = 2। 1 और 5 6 डिवाइड बाय 2 3 हो गया। 7 और 1 8 डिवाइड बाय 2 4 1 और 9 10 डिवाइड बाय 2 5 3 और 5 8 डिवाइड बाय 2 4 3 और 7 10 डिवाइड बाय 2 5 3 और 9 12 डिवाइड बाय 2 5 और 7 12 डिवाइड बाय 2 ठीक है। 5 और 9 14 डिवाइड बाय 2 7 और 9 16 डिवाइड बाय 2। ये हमारे पास क्या है? मीन सैंपल है। ये हमने सैंपल ले लिया और इसके हमने सैंपल मीन मालूम कर लिया। ठीक है, अब हम इसको प्लॉट करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, जिस तरह हमने उसको किया था। ठीक है, तो किस तरह हम कर सकते हैं? हमारे पास फ्रीक्वेंसी है 1 2 3 4 इस तरह। ठीक है, और ये आपके पास ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन आपके पास क्या है? 2 है, 3 4 5 6 7 और 8। ये आपके पास 2 फिर 3 4 5 6 7 और 8। क्लियर? आप मुझे बता दें 2 की फ्रीक्वेंसी क्या है? 2 की फ्रीक्वेंसी क्या है? कितने बार 2 आया हुआ है? 1। तो 2 की फ्रीक्वेंसी क्या है? 1। 3 की क्या है? 1। 4 की क्या है? 2। 5 की क्या है? 2। 6 की क्या है? 2। 7 की क्या है? 1। और 8 की क्या है? 1। आप देख आप ये कोशिश कर रहे हैं कि बेल शेप को फॉलो करें या नहीं? कर रहे हैं ना? तो जो फर्स्ट पॉइंट का कि although the population is not normally distributed but the sample mean या the sample will try to follow the normal curve। तो ये सही हो गया ना? देख ये पॉपुलेशन की हमारे पास डेटा है, पॉपुलेशन नॉर्मल कर्व को वो नहीं कर रही और ये हमारे पास सैंपल के हैं, लेकिन सैंपल जो है वो नॉर्मल कर्व को फॉलो कर रहे हैं। क्लियर? यस सर। यहाँ तक क्लियर है? यस सर।
पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या था? ये स्टेप नंबर 1 था ना, पॉइंट नंबर 1 वो प्रूफ हो गया। Yes, sir. ठीक है। अब पॉइंट नंबर 2 क्या था? कि द ग्रेड मीन ऑफ द सैंपल मीन विल ऑलवेज बी इक्वल टू द पॉपुलेशन मीन। तो चलो सबसे पहले हम पॉपुलेशन मीन को मालूम करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? पॉपुलेशन है। ये हमारे पास पॉपुलेशन है और ये हमारे पास सैंपल है। ठीक है। सबसे पहले हम पॉपुलेशन की मीन को मालूम करते हैं। तो मीन मालूम करने का फॉर्मूला क्या था? कि mu is equal to summation of X divided by N. अगर पॉपुलेशन है तो कैपिटल N है। ठीक है। Yes, sir. of mu is equal to 1 over 3 4 over 9 9 over 7 16 over 9 25 divided by 1 2 3 4 5 so the mean will be 5 so population जो mean है वो क्या है हमारे पास 5 क्लियर। Yes, sir. अब हम सैंपल की मीन को मालूम करते हैं क्योंकि जो पॉइंट है वो ये कह रहे हैं कि अगर पॉपुलेशन की मीन 5 है तो सैंपल की मीन भी क्या होनी चाहिए? 5 होनी चाहिए। तो चलो इसको हम मालूम करते हैं। तो फार्मूला क्या है कि x बार, लेकिन ये क्योंकि हम ग्रेड मीन को मालूम करते हैं तो डबल बार होंगे। ठीक है। इज इक्वल टू x1 x2 3 4 5 सब का हमने क्या करना है? प्लस करना है। देख ये अगर हमारे पास टोटल कितने सैंपल है? 8 सैंपल है ना। अगर ये हमारे पास 30 सैंपल होती तो ये और भी अच्छी तरीके से फिर उसको फॉलो करता, क्योंकि हमने कहा ना कि द सैंपल शुड बी 30 और मोर देन 30। हमारे पास 8 है लेकिन फिर भी आपको ये नजर आ रहा है कि कोशिश कर रहे हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। तो फार्मूला क्या है कि समेशन ऑफ x, लेकिन x बार है क्योंकि वो डिवाइड बाय समेशन ऑफ n। ठीक है। अब 2 और 3 5 और 4 9 और 5 14 और 4 18 और 5 23 और 6 29 और 6 25 और 7 42 और 8 50 so is equal to 50 divided by 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 divided by 10 is equal to 5। तो जो सैंपल की ग्रेड मीन है इट विल बी 5। तो देख सैंपल का पॉपुलेशन का मीन क्या था? 5 और सैंपल का मीन क्या है? 5। तो सेकंड पॉइंट भी प्रूफ हो गया ना। Yes, sir. ये मतलब द सैंपल मीन विल बी इक्वल टू द पॉपुलेशन मीन और ये दोनों इक्वल हैं। क्लियर? Yes, sir. अब हम फॉलो करते हैं थर्ड पॉइंट को। क्या? थर्ड पॉइंट क्या था? जी देख ये जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं ये अपने साथ में से मीन का पॉपुलेशन का मीन हमारे पास कितना है? 5 है। सैंपल का कितना है? 5। यहाँ तक आप देखते सही है। बाकी हम उसको मिटा देंगे क्योंकि हम दोबारा मीन नहीं निकालेंगे। अब हम मालूम करेंगे, इसके लिए हम वेरिएंस ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन को मालूम करेंगे पॉपुलेशन के लिए, और हम सैंपल के लिए भी वेरिएशन और स्टैंडर्ड डिविएशन मालूम करेंगे। ठीक है। फिर दोनों को हम कंपेयर करेंगे। जो सैंपल का वेरिएंस है या स्टैंडर्ड डिविएशन है वो पॉपुलेशन से कम होनी चाहिए। क्लियर? Yes, sir. तो चलो मालूम करते हैं सबसे पहले इसका। इसके लिए फार्मूले 2-3 फार्मूले थे, लेकिन ऐसे फार्मूला मैंने आपको स्टैंडर्ड डिविएशन या वेरिएंस के लिए आपको मैंने बताया था कि s स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस म्यू होल स्क्वायर डिवाइड बाय n। ये फार्मूला मैंने आपको बताया। ठीक है। तो इस फार्मूले के ऊपर करते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा? x तो मेरे पास मालूम है ना। ठीक है। लेकिन x सही है, x हमारे पास मालूम है लेकिन x स्क्वायर मालूम है नहीं है ना। फार्मूले में आपने x स्क्वायर को मालूम करना है, क्योंकि मैंने कहा था कि फार्मूला को राइट साइड से मालूम करना है, लेकिन म्यू तो मुझे मालूम है कि म्यू का मतलब क्या है? पॉपुलेशन मीन। तो पॉपुलेशन मीन कितना है? 5 है। उसको स्क्वायर कर ले 25 हो जाएगा। तो ये तो मुझे मालूम है। ठीक है। तो मुझे दूसरा मालूम करना है x स्क्वायर को। तो x स्क्वायर हमारे पास क्या है? 1 को 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? 9 25 49 और 81। ठीक है। लेकिन ये कह रहे हैं कि समेशन ऑफ x स्क्वायर, आप उसको x स्क्वायर कर दे, समेशन ऑफ x स्क्वायर कर दे आप उसको, ये आप प्लस कर दे 10
35 और ये 45 49 84 और 81 165 बन जाएंगे। Yes, sir. ठीक है, सो 165 डिवाइड बाई n 1 2 3 4 5 माइनस 25। ठीक है, सो 165 डिवाइड बाई 5 माइनस 25। अच्छा मुझे बताइए 165 को 5 पे कर दें जी, 5 पे कर दें 33 sir. 33। Yes, sir. So 33 minus 25 is equal to 8. 8। तो आपके पास वेरिएंस क्या है? a square is equal to 8 है। ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन आप किस तरह मालूम कर सकते हैं? Under root. 8 को आप अंडर रूट कर दें Yes, sir. तो ये आपके पास 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। क्या है? 2.7 समथिंग आ जाएगा। 8 को आप अंडर रूट कर लें, जी 2.8। ठीक है, तो आपके पास जो पॉपुलेशन का वेरिएंस है वो कितना है? 8 है और स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है? 2.8 है। अब जो थर्ड पॉइंट है वो ये कह रहे हैं कि अभी जो हम सैंपल के वेरिएंस को मालूम करेंगे और स्टैंडर्ड डिविएशन को, तो वेरिएंस 8 से कम होनी चाहिए और स्टैंडर्ड डिविएशन 2.8 से कम होनी चाहिए। क्लियर? Yes, sir. चलो अब हम मालूम करते हैं। तो इसके लिए भी सेम फार्मूला है ना। फार्मूला क्या था कि x square is equal to summation of x square minus mu whole square divided by n। Yes, sir. अच्छा, अब इसकी भी हम क्या मालूम करेंगे? इसकी भी हम स्क्वायर को मालूम करेंगे। क्या? क्योंकि x स्क्वायर हमारे पास नहीं है ना, तो x स्क्वायर को सबसे पहले हम मालूम करेंगे। सही है? x स्क्वायर किस तरह हम मालूम कर सकते हैं? 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 9 16 25 16 25 36 36 49 81। क्लियर? अब सिर्फ स्क्वायर मालूम करना है ना। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9। ठीक है, अब उसको क्या करना है? फॉर्मूले में क्या कह रहे हैं कि समेशन ऑफ x स्क्वायर, अब उसको प्लस करें समेशन ऑफ x स्क्वायर। अब इसको प्लस कर दें, 4 9 16 कितने हैं आपके पास? 2 9 7 डिवाइड बाई 1 2 3 4 5। ठीक है 297 है, कंफर्म है। एक बार दोबारा कर लें। हाँ ये 64 है, 64 है ये। कर ले आप। जल्दी जल्दी कर लेना। 280 सही है। अब फॉर्मूले में फिट कर लें। s स्क्वायर इज इक्वल टू 280 डिवाइड बाय 10 माइनस 25। Yes, sir. ठीक है, आप 0 को 0 से काट दें। s स्क्वायर इज इक्वल टू 28 माइनस 25, s स्क्वायर इज इक्वल टू 3। अच्छा, वहां पे हमारे पास वेरिएंस कितना था? Round up जो 8। यहाँ पे वेरिएंस कितना है? 3 को आप अंडर रूट से निकालें, स्टैंडर्ड डिविएशन कर दें। 3 को अंडर रूट से निकालें, it will be 1 I think 1 point something 1.7 is equal to 1.7 और वहाँ पे हमारे पास कितना था? 2.8। तो 3 पॉइंट जो थर्ड पॉइंट हमें क्या कह रहा था कि मतलब जो पॉपुलेशन की वेरिएंस है या स्टैंडर्ड डिविएशन है वो पॉपुलेशन के जो है मीन से ज्यादा होंगे, यानी सैंपल से ज्यादा होंगे। तो देख पॉपुलेशन की ज्यादा है और सैंपल की कम है। तीनों पॉइंट को हमने प्रूव कर दिया। Yes, sir. चलो इस पे और एग्जांपल कर देते हैं ताकि आपको और सही समझ आए। सही है? Yes, sir. Got it. क्लियर? Yes, sir. 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट को हमने प्रूव करना है। सिंपल सी चीज है, ठीक है, मुश्किल नहीं है। क्लियर? Yes, sir. फॉर एग्जांपल आपके पास एक डेटा है, पेपर में एक डेटा आपको दिया गया है। वो डेटा है आपके पास x, आपके पास डेटा है 2 4 6 8 और 10।
ये आपके पास डाटा है, सही है। आपसे पूछ रहे हैं कि आप सेंटर लिमिट थ्योरम उस पर अप्लाई करें, ठीक है, या मालूम करें। तो देख हम 3 पॉइंट को फिर हम देखेंगे। पहला पॉइंट हमारे पास ये है कि आप दो द पॉपुलेशन इज नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। क्यों नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, हम उसको देख लेते हैं कि है या नहीं है, सही है। तो ये हमारे पास वर्टिकल लाइन है और ये हॉरिजॉन्टल 2 4 6 8 और 10। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 1 2 और 3। 2 की फ्रीक्वेंसी 1 है, 4 की 1 है, 6 की 1 है, 8 की 1 है और 10 की 1 है। हम इसके लाइन खींचेंगे एट वेल बी स्ट्रेट लाइन। एट्स मीन कि द डेटा इज नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, सही है। अब पहला पॉइंट ये है कि although the population is not normally distributed, but the sample mean will tend to follow the normal curve. तो हम इसके आप क्या लेंगे, हम इसके सैंपल लेंगे, ऑल पॉसिबल सैंपल, जितने पॉसिबल सैंपल हम ले सकते हैं हम लेंगे, ठीक है। तो पॉपुलेशन को तो हमने मालूम कर दिया कि वो स्ट्रेट लाइन बना रही है। अब हमें क्या करना है, हमें मालूम करना है सैंपल हमने इसका लेना है। तो सैंपल का है 2 4 2 4 6 2 6 2 8 2 8 2 10 4 6 4 6 4 6 4 8 4 8 4 10 6 8 ठीक है। अब हम क्या मालूम करेंगे, इसका मीन मालूम करेंगे। क्या मीन को किस तरह मालूम कर सकते हैं, 2 और 4 6 डिवाइड बाय 2 3 2 और 6 8 डिवाइड बाय 4 8 10 डिवाइड बाय 2 5 6 7 5 6 7 हाँ 8 ठीक है, क्लियर। ये हमारे पास टोटल कितने हैं, सैंपल बन गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम उसको भी प्लॉट करते हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन को, और हम देखते हैं कि आप ये फॉलो करते हैं या नहीं। तो हमारे पास क्या है, 3 है, 4 5 6 7 8 और 9। हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी है 1 2 3 4 और 5। अच्छा 3 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 3 की फ्रीक्वेंसी 1 है, 4 की क्या है, 5 की क्या है 2, 6 की क्या है 2, 7 2 8 1 9 1। आप देख ठीक है। तो आप ये स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं ना कि मतलब मैं बेल शेप बना रहा हूं। और मैंने कहा कि हमारे पास चूंकि सैंपल कम है, अगर आप इसको 30 या 30 से अबाव लेकर जाओगे तो फिर तो परफेक्ट बनाओगे। और हमने पहले पॉइंट में ये भी कहा था कि इट्स नॉट नेसेसरी कि इट विल बी परफेक्ट, ये नेसेसरी नहीं है। तो अच्छा मुझे बताइए, पहला पॉइंट क्लियर हो गया, प्रूफ हो गया कि पॉपुलेशन तो बेल शेप नहीं बना रहे, लेकिन जो सैंपल है वो कोशिश कर रहे हैं कि वो बेल शेप बना रहे हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या था कि द पॉपुलेशन मीन will always be equal to the sample mean. Grand mean की बात हो रही है, the grand mean of the sample mean will always be equal to the population mean. तो सबसे हम पहले population की mean को मालूम करते हैं। population mean फार्मूला क्या था हमारे पास, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि G mu is equal to summation of x divided by n. तो mu is equal to summation of x करते हैं। 2 और 4 6 और 6 12 और 10 ठीक है। तो 30 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 6। तो जो पॉपुलेशन की मीन है वो क्या है आपके पास, ठीक है। अब हम मालूम करते हैं सैंपल की मीन, ग्रेड सैंपल, ग्रेड डबल x इज इक्वल टू समेशन ऑफ x मीन डिवाइड बाई n, ठीक है। अब हमारे पास इसको प्लस करते हैं 7 12 18 23 29
ठीक है, तो x इज इक्वल टू 60 डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 6। तो पॉपुलेशन की जो ग्रीन मीन है वो क्या है? दूसरा पॉइंट क्या था कि द सैंपल ग्रैंड सैंपल मीन विल बी इक्वल टू द पॉपुलेशन मीन। तो पॉपुलेशन मीन हमारे पास क्या है और ग्रैंड सैंपल मीन क्या है? तो दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट पे हम आ जाते हैं। थर्ड पॉइंट क्या था? ये जो सैंपल की वेरिएंस है या स्टैंडर्ड डिविएशन है, इट विल बी लेस देन द पॉपुलेशन जो स्टैंडर्ड डिविएशन है या वेरिएंस है। तो सबसे पहले हम मालूम करते हैं पॉपुलेशन की वेरिएंस या स्टैंडर्ड डिविएशन को। जिसके लिए फार्मूला क्या था? s स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ s स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस म्यू। ठीक है, तो इस फार्मूले में हमारे पास मीन ऑलरेडी मालूम है जो 6 है, लेकिन x हमारा x स्क्वायर हमारे पास मालूम नहीं है। तो यहाँ पे 4 x स्क्वायर 2 2 4 16 36 10। ठीक है, ये कह रहे समेशन ऑफ x स्क्वायर। तो ये हमारे पास कितने हो गए? 220 हो गए। 220 ना 100 और 64 200 और 20। सो 220 डिवाइड बाय 5। अब इसको फार्मूले में फिट करो। ठीक है, a स्क्वायर इज इक्वल टू 220 डिवाइड बाय 5 माइनस 36। अच्छा, अब इस पे डिवाइड कर रहे हैं, हाँ 44 आ जाएंगे। ठीक है, तो s स्क्वायर इज इक्वल टू 44 माइनस 36, तो s स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ठीक है, आप उसको अंडर रूट करने के लिए अपने स्टैंडर्ड डिविएशन मालूम करना है, तो s 2.8। ठीक है, तो पॉपुलेशन की वेरिएंस आपके पास क्या है? 8 है, और पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है? 2.8। आप ये जो है ना, इससे जो सैंपल क्या भी हम निकालेंगे कम होनी चाहिए। सही है, तो आप चलो इसकी निकाल देते हैं। इसका भी फार्मूला यही है कि s स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x म्यू होल स्क्वायर। ठीक है, सैंपल ये। तो सबसे पहले आप x स्क्वायर को मालूम करें। 9 16 25 36 25 36 49 49 70 64 and 81। आप इसको प्लस कर दें क्योंकि समेशन ऑफ प्लस है। प्लस कर दें, जी 39। तो आपके पास आ गया 39। ठीक है, आप फार्मूले में फिट कर दें। s स्क्वायर इज इक्वल टू 390 डिवाइड बाय 10 माइनस 36। जीरो से काट देंगे, s स्क्वायर इज इक्वल टू 39 माइनस 36, x स्क्वायर इज इक्वल टू 3। आप उसको स्टैंडर्ड डिविएशन से कर दें, 3 अंडर रूट कर दें, s b इज इक्वल टू 1.7। ठीक है, आप देख जो पॉपुलेशन का वेरिएंस था वो 8 और जो सैंपल का वेरिएंस है वो 3, और हमने ये कहा था कि सैंपल की वेरिएंस विल ऑलवेज बी लेस देन पॉपुलेशन। तो करेक्ट हो गया। फिर अगर हम बात करें स्टैंडर्ड डिविएशन की, तो द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन इज 2.8 और वेरिएंस का स्टैंडर्ड डिविएशन सैंपल का 1.7। तो हमने यही कहा था कि जो सैंपल का वेरिएंस है इट विल ऑलवेज बी लेस देन द पॉपुलेशन वेरिएंस। तो ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गए। ठीक है, तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम में आपके पास 3 पॉइंट है। द फर्स्ट पॉइंट इज दैट although the population mean is not normally distributed but the sample mean when try to follow the normal curve, जिसको हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने उसको प्रूव कर दिया। दूसरा पॉइंट था कि the grand mean of the sample mean will always be equal to the population mean। हमारे पास जो sample mean है, population mean है वो 6 है, और grand sample mean of the population sample mean is 6। तो दोनों इक्वल हैं। तीसरा पॉइंट हमने ये कहा था कि the variability या the variance of the sample will always be less than the population। और आपने देखा कि यहाँ पे हमारे पास 3 और 1.7 है, population में हमारे पास 8 और 2.8 है। तो ये तीनों पॉइंटों को हमने प्रूव कर दिया। तो सेंट्रल लेवल थ्योरम में अपने इन पॉइंटों को प्रूव करना है। मोस्टली ये यूज करते हैं जो इकोनॉमिक में जो लोग होते हैं
वो मतलब आपकी जो फ्यूचर प्लानिंग है या वो, तो इसके लिए वो सेंट्रल लिमिट थ्योरम को वो प्रूव करते हैं, ठीक है, मतलब उसके लिए वो यूज करते हैं। क्लियर? तो हम स्लाइड में भी देखेंगे, अगर हमने कुछ पॉइंट मिस किए हैं तो हम वहां से कवर करेंगे, लेकिन सिंपल ये है कि इसका जो कंसेप्ट है वो ये कंसेप्ट है कि आपके पास जो पॉपुलेशन है, अगर वो पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है भी नहीं, फर्क नहीं है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, लेकिन इससे आप जितनी भी पॉसिबल सैंपल लेंगे तो वो कोशिश करेंगे कि वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ आए, वो नॉर्मल ग्राफ को फॉलो करें, ठीक है। लेकिन ये सैंपल अगर आपके पास इक्वल या मोर देन 30 होंगे तो फिर ये मतलब जितना आप सैंपल को इंक्रीज करोगे तो इतना ये नॉर्मल ग्राफ की तरफ आएगा, सही है। और फिर हमने उसको प्रूव करते हैं इन तीनों पॉइंट्स को। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेरीज है, अंडरस्टैंड नहीं कर चुके हैं, हम अपनी कंसेप्ट ले, चलो अब स्लाइड देख लेते हैं, ठीक है, कि अगर कोई ऑब्जेक्टिव मिस है या कोई चीज हम मिस कर चुके हैं ताकि हम उसको कवर करेंगे। यस, लेकिन मैंने पहले कहा था कि स्लाइड से आपकी जो माइंड है ना वो इस तरह क्लियर नहीं हो सकती, आप खुद देखेंगे उसमें आपको आपकी जो माइंड है वो क्लियर नहीं होगी, क्योंकि जब तक हम इसकी बैकग्राउंड आपको नहीं बताते, सही है। लेकिन ये है सेंटर लिमिट थ्योरम, ये क्या कह रहे हैं कि एवन दो द पॉपुलेशन इज नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर कि आपके पास जो पॉपुलेशन है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, बट द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हम इसके सैंपल लेंगे और हम उसको देखेंगे सो वेल अप्रॉक्सीमेट अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जो उसके सैंपल है वो नॉर्मली अप्रॉक्सीमेटली वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, मतलब वो जो बेल शेप है उसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे। The approximations becomes better as the sample size is getting larger. मैंने आपको पहले कहा कि जितना आप सैंपल साइज को इंक्रीज करोगे इतना वो ज्यादा जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आएंगे। और मैंने कहा था कि आपके पास जो सैंपल साइज है, जो सैंपल आप ले रहे हैं, इट शुड बी मोर देन या इक्वल 30, सही है। अब इसको हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल ये आपके पास कितने हैं, आपके पास सैंपल कितने सैंपल आपने लिए हैं, 2, तो देख ये बिना वो बना रहे हैं कर्व, लेकिन इस तरह बना रहे हैं। चलो अब उसको हम इंक्रीज कर देते हैं, ये कह रहे हैं कि द सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैंपल मीन इज 2, द डिस्ट्रीब्यूशन इज ओनली अप्रॉक्सिमेटली नॉर्मल। अब इसको सैंपल साइज को हम बढ़ाते हैं, चलो ये कितने सैंपल साइज है, 3, आप देख उससे बेहतर तरीके से फॉलो कर रहे हैं ना। द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैंपल मीन नॉर्मली इज बेटर देन द फर्स्ट वन, आप इसके सैंपल और भी इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। अब देख जो सेकंड सैंपल और थर्ड सैंपल वाले जो थे उससे ये बेटर फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं ना। सो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैंपल मीन 4 नॉर्मली इज इवन बेटर देन दोस अबव, अब इसको हम और भी इंक्रीज करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास 5 है, ये हमारे पास 6 सैंपल है, तो मतलब ये है कि आप देखिए और भी नैरो बनते जा रहे हैं ना, मतलब जितना आप सैंपल साइज को इंक्रीज करोगे इतना आपके पास जो नॉर्मल कर्व्स है वो परफेक्ट की तरफ आएंगे, सही है। अनदर एग्जांपल क्या है, सपोज द हीमोग्लोबिन लेवल and the adult is approximately normally distributed with the mean of 12.7 and the standard deviation is 2.8. What proportion of the adult would you expect to have the HP level between 10 and 30? आपने क्या फॉलो करना है आपने? हाँ नहीं, फॉर्मूला क्या है? सी स्कोर में जो हमने मालूम किया था ना, नॉर्मल, ठीक है। इस एग्जांपल को हम कर देते हैं, सही है। ये देखिए कि सपोज द हीमोग्लोबिन, ये आपके पास हीमोग्लोबिन लेवल, ठीक है। सपोज द हीमोग्लोबिन लेवल ऑफ द एडल्ट इज अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद द मीन ऑफ, ये आपके पास मीन है 12.7 एंड द स्टैंडर्ड डिविएशन आपके पास क्या है 2.8, सही है। तो 2.8 कहाँ पे आ जाएगी, इसके साथ अगर आप 2.8 को ऐड करें तो कहाँ पे आ जाएंगे 2 बार, मतलब अगर आप इसके साथ 5.4 को ऐड करें तो कहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे तकरीबन आपके पास है, मतलब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे आपके पास आ जाएंगे इस एरिया पे, ठीक है। 2.8 इस एरिया पे आपके पास आ जाएंगे, सही। अब उसने कर दिया फॉर्मूलेशन, देख बोर्ड पे मैं हाथ कर लूं क्या आपको समझ आ जाए? हाँ
4 पे कर दीजिए. So you can let know. What proportion of the adult would you expect the HP level between 10 and 30? बोर्ड पे हल कर देते हैं ऐसे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन है। एक सेंटर लेवल केवल एक शॉर्ट सा पॉइंट उसने दिए बस। ये तीन जो पॉइंट हमने डिस्कस की वो स्लाइड में मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे ना। अगर आप सिर्फ इस स्लाइड को पढ़ोगे, क्योंकि ये जो अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ये क्वेश्चन फोकस हम इस को जा रहे हैं ना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम जा रहे हैं। सही है। डेटा क्या है आपके पास? आपके पास मीन क्या है? जी 12.7। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है? 2.8। x1 क्या है? 10। x2 क्या है? 30। आपसे ये पूछ रहा है कि फॉर एग्जांपल एक एडल्ट है जिसकी हीमोग्लोबिन की जो लेवल है, अगर हम इसकी मीन निकालें तो इसकी मीन है 12.7 और इसकी स्टैंडर्ड डिविएशन है 12.8। आप आपसे पूछ रहे हैं कि जो एचपी लेवल है 10 और 13, उसकी आपको बता रहे हैं कि मतलब कितने एडल्ट ऐसे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिसकी एचपी लेवल 10 और 13 के बीच में है। एवरेज क्या है आपके पास? 12.7 है। ठीक है। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है? 2.8। देख, आप इसके बगैर भी बता सकते हैं, आप इसके मतलब क्वेश्चन की बगैर भी आप बता सकते हैं, लेकिन चलो देख, सबसे पहले हमें क्या करना है? बेल शेप आपने बनाने है। क्या? बेल शेप। ये आपके पास क्या है? मीन आपके पास क्या है? 12.7। ठीक है। स्टैंडर्ड डिविएशन आपके पास क्या है? 2.8। जो फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन है, इस पे आपका डेटा क्या हो गया? 12.7 के साथ 2.8 ऐड कर दें जी। 12.7 के साथ 2.8 को आप ऐड कर दें 15.5। ठीक है। आप 15.5 के साथ आप 2.8 को ऐड कर दें 18.3। आप इसके साथ आप 2.8 ऐड कर दें 21.1। ठीक है। अब 12.7 से लेफ्ट साइड पे आए, उससे माइनस कर ले 2.8। 12.7 से 2.8 को माइनस कर दें 9। फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन माइनस पे आपके पास है 9.9। सेकंड दोबारा उससे माइनस कर 7.1 और फिर माइनस कर लिया 4.3। क्लियर? ठीक है। ये अभी देख, मैं यहां से डायरेक्ट आपको बता सकता हूं कि हमारे पास कितने लोग ऐसे होंगे जो इस दोनों के बीच में आएंगे। ठीक है। लेकिन चलो फार्मूला से फिट कर लेते हैं। फार्मूला क्या था कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा। x हमारे पास क्या है? x1 की हम पहले बात करेंगे 10 माइनस म्यू हमारे पास क्या है? 12.7 डिवाइड बाय 2.8। आप ये कर दें 10 से आप 12.7 को माइनस कर दें इज इक्वल टू माइनस 0.96 डिवाइड बाय 2.8 कर दें। टोटल आंसर नहीं बताए ना आप, जो है 10 से माइनस कर दे 12.7 को माइनस 2.8 और डिवाइड बाय 2.8। 2.8 नहीं आ सकते भाई,
12 से करेंगे तो ये 1.7 आ जाएंगे, 2.7 आ जाएंगे। 2.7 को आप डिवाइड कर ले 2.8 में 0.96 आ जाएगी मैम, 0.96, ठीक है, 0.96, क्लियर? अच्छा, अब 13 के लिए मालूम करें। Z is equal to x minus mu divided by sigma 13 divided by 12.7 divided by 2.8। आप इससे कर लीजिए, आपके पास क्या जाएगा, 0.3 डिवाइड बाई 2.7 कर 2.8 कर दें, 0.1 ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने वापस आपने जाना है इसी टेबल में, कहाँ पे जाना है अपने सी टेबल में। ठीक है, सी टेबल में आपने, क्योंकि ये आपसे कह रहे हैं ना कि बिटवीन, कितने लोग बिटवीन है ना, तो देख आप किस यहाँ पे आ जाएंगे 0.96 यहाँ पे आएंगे, ये आपके पास 0.1 है ना, 0.96 यहाँ पे होंगे, क्लियर? और दूसरा आपके पास क्या है 0.10, तो 0.1 आपके पास यहाँ पे होंगे ना। आपने ये एरिया मालूम करना है, तो आप मीन की तरफ जा रहे हैं तो आपने प्लस करना है, लेकिन सबसे पहले आपने मालूम करना है 0.96 एरिया, ठीक है। तो आप सी टेबल में जाए, सी टेबल में आप 0.9 को देख रहे हैं 0.96, लेकिन 0.96 है नहीं है ना, 0.9 के सामने और 0.6 के नीचे ये एरिया आपके पास क्या है 0.96 is equal to 0.3015। आप वहां से भी आप लोग नहीं बता सकते, 315, ठीक है। दूसरा आपके पास क्या है 0.10, क्या है, तो ये आपके पास क्या है 0.1 है और 0 के नीचे, ठीक है। 0.10 के सामने क्या है 0.398। आप इन दोनों के बीच मालूम करना है। मैंने कहा कि ये एरिया मालूम करना है तो आप मीन की तरफ जा रहे थे प्लस, तो आप इन दोनों को प्लस कर दें, 8 और 5 9 और 10 11 7 और 3, ठीक है। इसको अपनी परसेंटेज में मालूम करना है, तो उसका मल्टीप्लाई करें 100 के साथ, तो 37.13% लोग ऐसे हैं जिसकी एज भी 10 और 13 की बीच। कितने परसेंट लोग ऐसे हैं, ठीक है। तो ये देखिए 37% लोग ऐसे हैं जिसकी एज भी 10 और 13 क्लियर। सेंट्रल लिमिट थ्योरम का सिर्फ एक स्लाइड दिया गया था और उसमें सिर्फ एक ही चीज डिस्कस किया था कि इवन दो अगर कि आपके पास जो पॉपुलेशन है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, लेकिन उसकी जो सैंपल है वो कोशिश करते हैं कि वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड हो। और दूसरा पॉइंट उसने ये बताया था कि जितना आप सैंपल साइज को इंक्रीज करोगे इतना आपकी जो नॉर्मल ग्राफ है वो परफेक्ट जो है बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली यू कैन से कि आपने सेंटर लिमिट थ्योरम में 3 पॉइंट्स है उसको आपने प्रूव करने हैं। अगर आप उसको प्रूव करोगे तो एट मीन के आप सेंटर लिमिट थ्योरम में पहला ये कि पॉपुलेशन जो है अगर वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है लेकिन उसकी जो सैंपल है वो कोशिश करेंगे कि नॉर्मल जो कर्व है उसको फॉलो करेंगे। दूसरा क्या था, दूसरा ये था कि जो सैंपल ग्रेड सैंपल मीन है ऑफ द सैंपल वो हमेशा पॉपुलेशन मीन की इक्वल होगी। और तीसरा ये था कि स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस ऑफ द सैंपल जो है वो लेस देन होंगे द पॉपुलेशन वेरिएंस ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। So it was all about today's lecture, central limit theorem. If you have any question, confusions, you can ask me in the comment section. Thank you so much.